उर्दू में, उस लेख में उन्होंने अपना नाम नवाब राय इलाहाबादी रख दिया था। लेकिन धीरे धीरे वो इलाहाबादी नाम छूट गया, सिर्फ नवाब राय रह गया। तो इस प्रकार प्रेमचंद को सूचित करने के लिए अनेक नामों का प्रयोग हुआ। हमारे यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति में या भारतीय संस्कार में कभी नाम का बहुत बड़ा स्थान है, महत्व है। अंग्रेज लोग तो कहते हैं व्हाट इज देयर इन ए नेम। रोमियो एंड जूलियट में शेक्सपियर ने भी कहा है व्हाट इज देयर इन ए नेम, दैट व्हिच वी कॉल ए रोज इन एनी अदर नेम इट विल गिव द सेम सेंट। अर्थात गुलाब को कोई अन्य नाम से पुकारे तो भी वो वही सुगंध हमें दे। ये अंग्रेजी की बात है, लेकिन हम भारतीयों के लिए नाम का बड़ा महत्व है। संस्कृत के प्राचार्यों ने, वेदों में उसका उल्लेख हुआ है कि वो श्लोक है संस्कृत में, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्यस्तथा प्रशस्तम खलु नाम कर्मम। अर्थात नाम से ही हमारी पहचान होती है, नाम की हमारा सब कुछ है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा विकास, हमारा अस्तित्व, सब कुछ इसी नाम से है। आप 50 रुपया खर्च करके राजपत्र में प्रकाशन करके आप नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन आपका पहला जो नाम है, माता पिता का दिया हुआ जो नाम है, वो आपके मन से कभी नहीं मिट सकता। संस्कृत में नामकरण एक महत्वपूर्ण प्रथा मानी जाती थी। जन्म के बाद 11वें दिन में, माने 10 दिन की संध्या के बाद, अर्थात 11वें दिन प्रभात में पिता की गोदी में बैठकर, पिता का हक होता है नामकरण देने का, चाहे पुत्री हो या पुत्र हो। और नाम के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। पुत्री का नाम ओड नंबर में होना चाहिए, 3, 5, 7, 9, और पुत्र का नाम 2 नंबर में, है ना, 2, 4, 6 आदि नंबर में, अक्षरों में होना चाहिए। खैर, तो प्रेमचंद का नाम धनपत राय, मैं इसलिए ये कहानी आपको सुनाई थी। घर में कुछ भी नहीं है, गरीबी ही गरीबी है, पर पिता ने नाम रखा धनपत राय, माने अंबानी, है ना। आज का जो अंबानी है वो ही धनपत राय। खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल जाने की स्थिति नहीं, लेकिन साहित्य की रुचि प्रेमचंद के मन में बचपन से ही थी। इसलिए उस जमाने में प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, पड़ोस के दुकानों में जो मालिक हैं या जो नौकर हैं उनसे मित्रता स्थापित की। पुस्तकालयों में जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं ना, वहां जो पुस्तकों की कविता उनका प्रस्तुति भी होने वाली है। तो इसलिए मैं अगर कहूं प्रेमचंद ने कविता नहीं लिखी तो आप पूछेंगे फिर ये क्या है ना। तो लेकिन प्रेमचंद कविता लिखी, इसलिए लिखी कि उनके नाटकों में उस काल की प्रथा के अनुसार जब भी ऐतिहासिक नाटकों की रचना होती है तो उसमें प्रसाद जी के अनुकरण में इधर उधर बीच बीच में कविताओं का होना अनिवार्य है। अगर ऐतिहासिक नाटकों में विशेषकर कोई कविता नहीं है तो वो नाटक नहीं समझा जाता था। इसलिए बहुत मेहनत करके प्रेमचंद ने भी बीच बीच में कुछ कविताओं को स्थान दिया था, अन्यथा कविता लिखना प्रेमचंद के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि कविता के क्षेत्र को छोड़कर साहित्य की सभी, बाल साहित्य की भी उन्होंने रचनाएं की, तो साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने रचना की। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये प्रेमचंद क्या मैडम
प्रेमचंद घर में प्रेमचंद कलम का सिपाही, उसके रचयिता के बारे में आप जानते हैं। उसमें एक रचना के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा कि कलम का बादशाह, उस रचना का लेखक है रामलाल सिंह। उन्होंने एक रचना प्रकाशित की थी, उसका नाम है कलम का बादशाह, और प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी की ये रचना है। तो व्यक्तिगत जीवन की कठिनाई के संबंध में प्रेमचंद ने अनेक रचनाओं के आमुख में सूचित किया था। तो 15 साल की अवस्था में शादी होना, 1 साल के बाद उसका समाप्त होना, फिर शिवरानी देवी से शादी करना, आदि आदि बातें। और उनकी सारी रचनाओं में आप देख सकते हैं कि वो भारत में प्रचलित अंधविश्वास हो, दहेज की कठिनाइयों का वर्णन हो, उनके आर्थिक विषमता हो, अनमेल विवाह हो, वेश्या प्रथा हो, जमींदारी प्रथा हो, महाजनी शोषण वृत्ति हो, या किसानों के जीवन संघर्ष हो, मध्यवर्गीय जनता का जीवन संघर्ष हो। उन्होंने इन सभी रचनाओं में यथार्थता से, अर्थात प्रेमचंद की प्रेमचंद का जो आदर्श है उसे आदर्शवादी आदर्शों को यथार्थवाद कहा जाता है। वे सिर्फ आदर्श को महत्ता नहीं देते, यथार्थ को महत्ता नहीं देते। उनका मिला जुला जो रूप है वही आदर्श यथार्थवाद। लेकिन उनकी प्रारंभिक रचनाओं में इस प्रकार की यथार्थ वर्णन हम देख सकते हैं। और जब हम उनकी कुछ रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो उनके जो पात्र हैं, आज भी हमारे मन में उन पात्रों की छाया मंडरा रही है। वो उसकी रात का किसान हो, वो जो जबरा हो, कुत्ता हो, जो जानवरों तक को उन्होंने छोड़ा है, और कफन का जो मातब हो, और खेसू हो, बुधिया हो, कफन में ये गोदान का जो होरी हो, धनिया हो, गोबर हो, सिलिया हो, जो भी हो, चल गया। तो शरद चंद्र चैटर्जी, उन्होंने उपन्यास सम्राट कहकर उनको पहली बार पुकारा। उपन्यास सम्राट कहना, तो परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहने वाला कौन थे? तो मैं कह रहा था, हम जिसे कहानी सम्राट मानते हैं, जिसे उपन्यास सम्राट मानते हैं, उन्होंने अपना साहित्य जीवन किस रचना से प्रारंभ किया था? कहानी से नहीं, उपन्यास से नहीं, कविता से हरगिज नहीं, तो नाटक से। 13 साल की अवस्था में नाटक लिखकर उन्होंने अपना साहित्य जीवन शुरू किया था। उस नाटक का नाम है होनेहार वीरान के चिकने चिकने पात। होनेहार वीरान के चिकने चिकने पात, 13 साल की उम्र में। और अपने एक मामा थे जो पड़ोस के किसी स्त्री से, किसी लड़की से प्रेम करते थे, और इस प्रेम के बारे में पता चलने पर प्रेमचंद के इस मामा को उन्होंने रास्ते में कहीं पकड़कर खूब पीटा। तो प्रेमचंद ने इसे देखा। तो प्रेमचंद कुछ छोटा लड़का था, कुछ कर भी नहीं सकता था। उस घटना पर हंसी उड़ाते हुए, मामा की हंसी उड़ाते हुए, उन्होंने इस नाटक की रचना की थी। लेकिन पुस्तकाकार रूप में उसका प्रकाशन नहीं हुआ। इसका उल्लेख भी मैं इसलिए बता रहा हूं, रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद और उनका युग नामक पुस्तक में उल्लेख किया है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर प्रेमचंद उपन्यास सम्राट नहीं बनते, कहानी सम्राट नहीं बनते, तो जयशंकर प्रसाद से भी श्रेष्ठ नाटककार अवश्य बनते, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार उनका साहित्य जीवन जो है बहुत ही संघर्षों से पूर्ण था। 1936 में जब उनकी मृत्यु हुई थी, उससे 1 साल पहले ही
उनके सबसे महत्वपूर्ण 2 रचनाओं का प्रकाशन हुआ था, कफन और गोदान। നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അണയാറാവുമ്പോൾ തീയെ ആളിക്കത്തും എന്ന് പറയാറില്ലേ. तो उसी प्रकार अपनी मृत्यु से पहले आज भी अगर हम प्रेमचंद को भूल जाएं, गोदान का भूल जाएं, लेकिन कफन को हम कभी नहीं भूल सकते। तो ऐसे महान साहित्यकार की स्मृति के आगे नतमस्तक होते हुए मैं अपना ये छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।